हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने इंडियन पॉलिटी की टेस्ट सीरीज को कंडक्ट किया है, जिसके अंतर्गत ऑलरेडी हमारे 5 टेस्ट हो चुके हैं। ये हमारा 6 टेस्ट है। इसके अंतर्गत हम देखेंगे कौन से वो 5 एमसीक्यू हैं जो प्रीलिम 2021 की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारा टेस्ट 6 है पॉलिटी का, ऑलरेडी हमारे 5 टेस्ट हो चुके हैं। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के मूल अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, क्या दिया है? विधि के समक्ष समता ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, यह एक सकारात्मक अधिकार है। क्लियर। दूसरा है, विधियों का समान संरक्षण अमेरिका के संविधान से लिया गया है, यह एक नकारात्मक अधिकार है। ठीक है। आपसे पूछा है कि इनमें से सत्य कथन कौन सा है? क्या केवल एक है? नंबर 2। क्या केवल 2 है? नंबर 3। क्या केवल 1 और 2 दोनों हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं? उम्मीद है आपने इस ऑप्शंस को देख लिया होगा और आप इसका आंसर भी निकाल लिए होंगे। तो आपको पता है इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा डी, यानी कि ना तो 1 ना तो 2। अब आपके मन में कुछ लोगों के आया होगा कि ऐसा क्यों? तो आपको पता हो कि जो विधि के समक्ष समता का विचार है वो ब्रिटेन के संविधान से तो लिया गया है, लेकिन ये सकारात्मक नहीं है, ये नकारात्मक है। क्लियर। और आपको पता हो कि जो विधियों का समान संरक्षण अधिकार है वो अमेरिका के संविधान से लिया तो गया है, बट ये नकारात्मक नहीं है, ये सकारात्मक अधिकार है। अब आपके मन में आया होगा ये नकारात्मक और सकारात्मक का क्या मतलब? तो आप देखते हो जो विधि के समक्ष समता है वो क्या कहता है? वो ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति विधि के सामने बिल्कुल इक्वल है, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो। साथ ही वो क्या कहता है कि जो लोग विशिष्ट पदों पर धारित किए हुए हैं तो वो सभी भी विशेषाधिकारों के अनुकूल नहीं है, अर्थात उनको वो विशेषाधिकार नहीं प्राप्त होंगे जब विधि से रिलेटेड कोई प्रोविजन की बात की जाएगी। क्लियर। लेकिन अब आप देखोगे कि जो विधियों का समान संरक्षण है वो क्या कहता है? वो ये कहता है कि जो विधियों द्वारा प्राप्त विशेषाधिकार हैं या अध्यारोपित जो दायित्व हैं, उन दोनों में हम क्या करेंगे? समान परिस्थितियों के अंतर्गत समान व्यवहार समता करेंगे। ऐसा नहीं है कि जैसे प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है, तो हम उनको कोर्ट में पेश होने की अनुमति देंगे कि उनको पेश होना ही है, चाहे वो कोई भी हो। तो ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वो एक विशेष अधिकार से प्रेरित हैं, वो देश के प्राइम मिनिस्टर हैं। ठीक है। हो सकता है उनको कोई मीटिंग करनी हो या कोई देश से रिलेटेड डिप्लोमेसी करनी हो तो वो अपने किसी असिस्टेंट को भेज सकते हैं, अगर केस इतना मजबूत नहीं है तो। क्लियर। तो इस चीज़ को यहाँ पे बताया गया कि ये एक सकारात्मक है और जो ब्रिटेन से लिया गया वो एक नकारात्मक है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। बाकी इसका जो डेप्थ में एनालिसिस है वो हम इंडियन पॉलिटी की मेंस इशू सीरीज की बुकलेट में करेंगे। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हमारा क्या है? अगला प्रश्न है, क्रीमी लेयर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, इसके अंतर्गत शामिल पिछड़ा वर्ग आरक्षण का लाभ उठा सकता है। नंबर 2, पिछड़ा वर्ग में क्रीमी लेयर की पहचान के लिए रामनंदन समिति का गठन किया गया। नंबर 3, जिसके पास एक छूट सीमा से अधिक की संपत्ति है क्रीमी लेयर के अंतर्गत नहीं आते हैं। उपयुक्त में से सही कथन क्या है? ठीक है। तो आपसे पूछा है कि आप इनमें से सही कथन बताइए। क्या केवल 1 है, या फिर केवल 2 है, या फिर 1 और 3 है, या फिर 1 2 3 यानी कि सभी हैं? तो आपको पता है कि क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट आखिरकार आया ही क्यों था? क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट आया था कि उन लोगों को जो संपन्न हैं या जो अच्छे कैपेबल हैं उनको आरक्षण ना मिले। क्लियर। बाकी जो गरीब लोग हैं वो आरक्षण के तहत अपने आप को एप्लीकेबल कर सकें। अब इसका अर्थ ही आप जब समझ गए हो तो आप बताइए, क्या क्रीमी लेयर के अंतर्गत पिछड़ा वर्ग आरक्षण का लाभ उठा सकते हैं? तो नहीं उठा सकते। क्यों? क्योंकि वो तो क्रीमी लेयर के अंतर्गत आ गए ना। क्रीमी लेयर वाले आरक्षण का लाभ क्यों उठाएंगे? तो ये आपका ऑप्शन कट गया। दूसरा है, पिछड़ा वर्ग में क्रीमी लेयर की पहचान के लिए रामनंदन समिति का गठन किया गया। तो बिल्कुल सही बात है, रामनंदन समिति का गठन किया गया था। तीसरा है आपके पास, जिसके पास एक छूट सीमा से अधिक की संपत्ति है वो क्रीमी लेयर के अंतर्गत नहीं आते। आपको पता हो जिनके पास एक छूट सीमा से अधिक की संपत्ति है वही तो क्रीमी लेयर के अंतर्गत आते हैं। क्लियर।
तो ये ऑप्शन भी आपका कट हो जाएगा, अर्थात आपका ऑप्शन क्या बचा, केवल 2, यानी का दूसरे का आपका केवल बी ऑप्शन सही है। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। और जब हम इश्यूज़ की सीरीज़ करेंगे तो वहाँ पे रिजर्वेशन से रिलेटेड जब हम इश्यूज़ देखेंगे तो वहाँ पे इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। चलिए अगला प्रश्न है हमारा कौन सा, कि नागरिकों के विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर युक्ति युक्त प्रतिबंध लगाया गया है, निम्नलिखित में से कौन इसके अंतर्गत शामिल है। कहने का मतलब जब फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का जो हम राइट देते हैं उसके अंतर्गत युक्त युक्त प्रतिबंध लगाए जाते हैं, तो वो कौन से बेस हैं। क्या भारत की संप्रभुता एवं अखंडता से रिलेटेड है, नंबर 2 विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध से रिलेटेड है, नंबर 3 न्यायालय की अवमानना से रिलेटेड है, और नंबर 4 अवांछनीय आलोचना से रिलेटेड है, और नंबर 5 क्या लोक व्यवस्था से रिलेटेड है। ठीक, तो उम्मीद है आपने सारे ऑप्शन देख लिए होंगे। तो चलिए देखते हैं। आपको पता है कि भारत की संप्रभुता एवं अखंडता अगर कोई बाधित करता है तो उसके ऊपर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, बिल्कुल सही बात। कोई हमारे विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण अगर संबंध रखता है तो उसके साथ भी लगाया जा सकता है। क्या न्यायालय की अवमानना को युक्ति युक्त प्रतिबंध लगाया जा सकता है, तो बिल्कुल लगाया जा सकता है। ठीक, फिर आपसे पूछा है कि क्या अवांछनीय आलोचना को लगाया जा सकता है, बिल्कुल भी नहीं। लोग भारत सरकार की रोज़ आलोचना करते रहते हैं। कल ही आपको पता है कि किसानों ने क्या कहते हैं कानून की प्रतियां जलाई हैं, तो कोई इस पे आरोप लगाएगा, बिल्कुल भी नहीं लगाएगा, ये तो उनको राइट है। ठीक, फिर आप देखोगे लोक व्यवस्था के संदर्भ में, तो आपको पता है बिल्कुल अगर आप लोक व्यवस्था को डिस्टर्ब करोगे तो उसके ऊपर आपके ऊपर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तो अर्थात आपके ऑप्शन कौन कौन से सही हो गए, पहला, दूसरा, तीसरा और पाँचवा। क्लियर, यानी कि आपका ऑप्शन 1 2 3 5 सही है। क्लियर, तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो हमारा ऑप्शन डी सही हो गया। चलिए चौथा प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 अंतःकरण की स्वतंत्रता, धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। ऐसी धार्मिक स्वतंत्रता निम्नलिखित में से किसके अधीन रहते हुए प्राप्त होगी। काफ़ी इंपॉर्टेंट फीचर है, क्योंकि आप हमेशा देखोगे धर्म से रिलेटेड हमेशा इशू भारत सरकार में बना रहता है, तो क्वेश्चन बन सकता है। तो वो कौन से अधीन प्रोविजंस हैं, लोक व्यवस्था, नंबर 2 स्वास्थ्य, नंबर 3 सदाचार और नंबर 4 मानववाद। ठीक, आपसे पूछा है उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है। क्या केवल एक सत्य है, क्या केवल 1 3 सत्य है, या फिर 1 2 3 सत्य है, या 1 3 4 सत्य है। चलिए, आपको पता है कि मानववाद का कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ इस पे नहीं है। मानववाद के आधार पे आप धार्मिक स्वतंत्रता अधीन नहीं रहती है। ठीक है, बाकी लोक व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए हम धार्मिक स्वतंत्रता की बात करते हैं। स्वास्थ्य को लेकर धार्मिक स्वतंत्रता, आपके मन में आएगा स्वास्थ्य का धार्मिक स्वतंत्रता से क्या रिलेटेड। आप देखते होगे ना, संलेखना जैसी पद्धति आती है तो उसको लेके काफ़ी टसल्स होती हैं, सदाचार को लेके। तो ये 3 तो हमारे बिल्कुल सही हैं। चौथा ऑप्शन हमारा मानववाद इससे संबंधित नहीं है। क्लियर, तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो गया, चौथे का सी। चलिए आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, भारतीय संविधान मान्यता देता है। यूपीएससी ने इस क्वेश्चन को पूछ लिया है एक बार, तो हमने बस आपके रिवीजन के लिए प्रश्न को डाला है ताकि आपको याद रहे। भारतीय संविधान मान्यता देता है केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों को, नंबर 2 केवल भाषाई अल्पसंख्यकों को, नंबर 3 धार्मिक व भाषाई अल्पसंख्यक दोनों को, नंबर 4 धार्मिक भाषाई व निर्जाति अल्पसंख्यकों को। तो आपको पता है कि निर्जाति का जो कॉन्सेप्ट है हमारे यहाँ नहीं है। क्लियर, धार्मिक अल्पसंख्यकों की बात तो की जाती है, ठीक है, भाषाई अल्पसंख्यकों की बात भी की जाती है, जबकि आपको पता है इसने दोनों ऑप्शन दे रखे हैं। तो हम क्या करेंगे, धार्मिक और भाषाई दोनों अल्पसंख्यकों की हमारे यहाँ बात की जाती है, यानी कि ना तो केवल धार्मिक और ना ही केवल भाषाई, दोनों की बात की जाती है। तो इसका ऑप्शन क्या हो गया, सी। उम्मीद है आपने सारे क्वेश्चन किए होंगे। तो चलिए फटाफट बताइए, आपने पहले का क्या किया था, पहले का आपने किया था डी, दूसरे का आपने क्या किया था बी, तीसरे का आपने क्या किया था डी, और चौथे का आपने क्या किया था सी, और पांचवें का आपने क्या किया सी। उम्मीद है कि आपको ये टेस्ट समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट में अपने नए 5 क्वेश्चन के साथ में। तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।